हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ही है। और ये है रोज़नवेग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, जिसको पीएफ स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये टेस्ट रोज़नवेग ने डेवलप करा है। मैंने वहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वहाँ टेस्ट के नाम से ही पता लग रहा है रोज़नवेग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, मतलब रोज़नवेग जो है वो इस टेस्ट के डेवलपर है मेन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। देन ये टेस्ट बेसिकली क्या पार्ट किसी की पर्सनालिटी का असेस करता है, वो ये देखता है कि लोग कैसे अपना अग्रेशन, अपना गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे तब जब उनको किसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी कि ये टेस्ट जो है कार्टून लाइक पिक्चर्स दिखाता है और ऐसे सीरीज ऑफ सिचुएशंस दिखाता है जिसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे को फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, किसी न किसी तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी मतलब लाइक अटेंशन लेना चाहता है फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन के प्रति। मतलब सब कुछ सेटल्ड है, नॉर्मल चल रहा है, बट वो उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसे गुस्सा आएगा। एंड वो किस तरीके से उस सिचुएशन में पेश आ रहा है, कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है जो उसे गुस्सा दिला रहा है, या कैसे वो रिएक्ट करने वाला है। एंड बेसिकली वो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को देख कैसे रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को लेकर, उस टाइम वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, वो ये टेस्ट एसेस करता है और उससे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता लग जाता है कि वो पर्सन है कैसा। ठीक है। देन इसमें कि सब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो, अब तुमने उनको सीरीज़ ऑफ सिचुएशन दिखाई है ना, तो सीरीज़ ऑफ सिचुएशन दिखाने के बाद सीरीज़ ऑफ सिचुएशन दिखाई कैसे है पहले ये सुन लो। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तुम अपने सब्जेक्ट को ये दिखाओगे, मतलब जिसके ऊपर तुम ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हो। देन तुम उससे पूछोगे कि जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है उसको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए या क्या करना चाहिए। इससे तुम्हारा सब्जेक्ट आंसर देगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसे सोचेगा कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, या मुझे कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करता तो मैं कैसे एक्ट करता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ये हो सकते हैं कि मान लो 2 दोस्त हैं, एक दोस्त आके एकदम से बोलता है कि, हाँ तो वही, एक दोस्त आके बोलता है कि तुम्हारी जो बंदी है वो बहुत अच्छी है एंड तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है कि वो आज मेरे साथ बाहर घूमने जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे डायलॉग्स लिखे होते हैं कि 2 बंदों के बीच में ये बातचीत हो रही है। ये बोला जाता है कि वो मैंने तुम्हारे नोट्स दिए थे किसी को, लाइक 2 लोग ही आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा है जिसमें एक दूसरे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और मे बी उसने सच में ऐसा कुछ कर दिया बुरा कि उसको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो दो दो दोस्त हैं और एक दोस्त उसको आके बोलते हैं कि यार मैंने तेरे नोट्स उस बच्चे को दे दिए एंड उसने तेरे नोट्स भिगा दिए हैं, गीले कर दिए पूरे, तो वो देखने लायक भी नहीं बचे, तो देख ले जाके क्या करना है, और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जाके खुद करेक्ट कर ले। ये चीज़ें होती हैं इन सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, अब इससे गुस्सा तो तुम्हें आएगा ही ना कि कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है अपनी चीज़ों के साथ जो बहुत ज़रूरी है, या अपनी प्रायोरिटी का क्या क्या हाल दूसरा बंदा करके तुम्हें दे रहा है। ठीक है, वो लाइक कहते हैं ना, ईंट का जवाब, सॉरी, हाँ ईंट का जवाब पत्थर से, सही बोल रही हूँ मैं, या गलत बोल रही हूँ तो करेक्ट कर देना। देन इसकी और एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, आगे इसमें बता रखा है कि जो एनालिसिस होता है इनके रिस्पॉन्सेस का, वो इस तरीके से देखा जाता है कि वो किस तरीके से, किस टाइप का एग्रेशन शो करेगा। सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, कितने एक्सटेंट तक उसको गुस्सा आएगा अगर उसके साथ कोई ऐसे ऐसे कुछ कर दे, या किस हद तक वो लाइक अग्रेशन वाले स्टेट में पहुंच जाएगा, और इसका बेसिकली डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन क्या होगा, इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन के बारे में। अटेम्प्ट ये रहता है कि हमें एग्ज़ामिन करेंगे कि उसका फोकस कहाँ पर है, उस बंदे का जिसको गुस्सा दिलाया जा रहा है वो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे फोकस करे, मतलब जिस चीज़ की वजह से लड़ाई हुई है 2 लोगों के बीच में, जिस चीज़ की वजह से उसे गुस्सा आया है वो उस फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, या अब फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो है वो अपना खुद का प्रोटेक्शन लेके चल रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि कंट्रोल करे उस सिचुएशन में, या कुछ अच्छा ढंग का सॉल्यूशन निकाल रहा है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है, चीज़ें फेंकने तोड़ने का मन करता है और तोड़ा फोड़ी मचाने का, तो बॉक्सिंग कर ले, वहाँ पर अपना हाथ बजाते रहें तो कुछ प्रोडक्टिव भी हो रहा है और इतना कोई हार्म भी कॉज नहीं हो रहा किसी को। या कुछ लोग ना ऐसे भी करते हैं कि बर्तन वर्तन धोने लग गए और बहुत तेज़ तेज़ शोर कर रहे हैं आवाज़ कर करके,
उसी के थ्रू पता लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर वो कुछ काम कर रहे हैं उस टाइम, प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ बना बनाया ढंग का सामान पड़ा सामने, उसी को उठा के यहाँ वहाँ साइड में फेंक दिया और वेस्टेज मचा दिया गुस्सा निकालने के लिए। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वे अपने अग्रेशन को एक्सप्रेस करने का, या अपनी प्रॉब्लम का कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना कि भाई शांत है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, अपना माइंड पॉजिटिव रखना है और खुद आगे सही कर लेना जो भी हो रहा है उसको, लाइक नॉर्मल में हम लेकर आ जाएंगे, बैक टू नॉर्मल करना आता है हमें। डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन कैसे हो सकती है? ये हो सकती है या तो इन्वायरमेंट के प्रति, बाहर जैसा इन्वायरमेंट है ना उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा वायलेंटली एक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी है उसे हार्म कॉज करते चले जा रहे हैं, देख नहीं रहे, या अपने प्रति कुछ लोग सेल्फ हार्म भी करते हैं, हर चीज़ का ब्लेम खुद के ऊपर ही ले लेना, हर गलती के लिए खुद को एक कसूरवार समझना टाइप, और गिल्टी विल्टी फील करना, ठीक है, चाहे गलत सामने वाला हो। देन ये लाइक ऐसा भी हो सकता है कि वो ना हाइड हो गया, एक्सप्रेस ही नहीं करा उसने एग्रेशन, वो चीज़ वो दिखाना ही नहीं चाह रहा, आया गया कुछ नहीं पता, कुछ ऐसा वो भूल गया, एक तरह से फेड अवे हो गया वो, यही लिखा है इसके अंदर, वो टर्न ऑफ हो गया क्योंकि वो सिचुएशन से एस्केप कर गया, बस उसने अपना अग्रेशन शो नहीं करा, वो भूल गया उसको जो भी हुआ था, उसे उससे लाइक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, नॉर्मल है उसके लिए सब कि ऐसे कोई गुस्सा दिलाया ऐसे कुछ हो, तो उसने अग्रेशन अपना सच कुछ दिखाया नहीं बाहर, ना एनवायरनमेंट के प्रति, ना अपने आप को कुछ हार्म कॉज करा, ना उस पर्सन के प्रति उसे इतना गुस्सा आया जो उसे गुस्सा दिला रहा था, ना उसने अपनी कोई चीज़ की तोड़ा फोड़ी मचाई, वो नॉर्मल है बस, ठीक है, भूल गया, जो हो गया सो हो गया, अवॉइडेंस वाली चीज़ हो गई, बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसने। देन बता रखा है कि पारीक ने इस टेस्ट का इंडियन अडेप्टेशन करा है, यानी इस टेस्ट को अडेप्ट करा कि वो इंडियन पॉपुलेशन के साथ यूज़ किया जा सके, यानी इस वाले टेस्ट का इंडियन अडेप्टेशन पारीक ने करा है। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, वो कौन सा था, एक सेकेंड, उमा चौधरी ने करा था ना इंडियन अडेप्टेशन टैट का, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट का, वैसे ही रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी का किसने करा है, पारीक ने। और इनके तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बट याद करना पड़ेगा, बहुत नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लाइक, तो याद करना पड़ेगा, अगर चाहिए हो याद करने की ट्रिक तो मुझसे पूछ लेना। देन आ जाते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पे, ये बड़ा आसान है, ठीक है। इसके अंदर ना क्या होता है कि बहुत सारे लाइक तुम्हें इनकम्प्लीट आधे अधूरे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, जो सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट होगा ना वो तुम्हारे पास पहले प्रेजेंट किया जाएगा, और सब्जेक्ट को उस सेंटेंस की एंडिंग देनी पड़ेगी, उसे एंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे नीचे एग्जांपल दिया, ऐसा हो सकता है कि माय फादर डैश, आगे तुम्हें बताना है जो भी तुम उनके बारे में सोचते हो या जो भी तुम्हें उनके बारे में पता है। या माई ग्रेटेस्ट फियर इज़, आगे तुम्हें लिखना पड़ेगा। बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज़, आगे तुम्हें लिखना है, अपने बारे में रिवील करना है। आई एम प्राउड ऑफ वट सो एंड सो थिंग, कोई पर्सन है, तुम खुद के ऊपर बहुत अच्छा फील करते हो, खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, या खुद पे गर्व है तुम्हें, ऐसे लाइक जो भी तुम सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें आगे लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है हर कोई इंसान एकदम ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करेगा, बस ज़्यादातर लोग सच ही बताएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अब लिख के बताना है अपने बारे में, तो ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे ज़्यादा। बट श्योरिटी के साथ तो मैं भी नहीं कह सकती क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता अपने बारे में कुछ भी दूसरों को बताने में या अपना कुछ प्राइवेट शेयर करने में, फिर चाहे उनका खुद का कोई पर्सनल डर हो किसी चीज़ से या अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो। देन आगे बता रखा है कि ये ऐसे मतलब इस टेस्ट में बेसिकली पर्सनालिटी का असेसमेंट इस तरीके से करा जाता है, इस तरीके से देखा जाता है कि जो टाइप ऑफ एंडिंग्स वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा ना, मतलब तुमने उसे सेंटेंस के शुरू का पार्ट दे दिया, शुरू कैसे हो रहा है वो बता दिया, वो जैसे उस सेंटेंस को जिस तरीके से एंड करेगा ना, या जो जो एंड में लिखेगा उन सेंटेंसेस के, वो उनका उस सब्जेक्ट का जिसके ऊपर तुम टेस्ट ले रहे हो वो रिवील करेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा, उसकी एक इमेज तुम्हारे सामने आ जाएगी, इंप्रेशन देखने को मिलेगा तुम्हें कि उस सब्जेक्ट का बेसिकली एटीट्यूड कैसा है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं और उसका मोटिवेशन कैसा है। अभी तीनों वर्ड्स का मतलब मैंने बता रखा है, फिर भी किसी को समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना। कॉन्फ्लिक्ट्स वही इनकम्पैटिबल नीड्स, दो चीज़ों के बीच में वो चूज़ नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज है, ऐसा कुछ चल रहा है उसकी लाइफ में, वो मोटिवेटेड कितना है किसी भी चीज़ को करने के लिए, एंड एटीट्यूड उसका बेसिकली कैसा है। टेस्ट प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कि वो अपना अनकॉन्शियस मोटिवेशंस भी यहाँ पर जो है ना उनके अंदर दबा हुआ रिप्रेस्ड और सप्रेस्ड फीलिंग्स, जो सिगमंड फ्रॉइड वाले में हमने पढ़ा था,
अनकॉन्शियस मोटिवेशंस, नीड्स, डिज़ायर्स, विशेस उनको भी एक्सप्रेस कर दे, वहाँ निकाल के ले आए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी ये वाला टेस्ट प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट को, कि उनकी वो चीज़ें भी बाहर निकल के आ जाएँ, एक्सप्रेस हो जाएँ, जैसे जैसे वो इन सेंटेंसेस में लिखेंगे उसके थ्रू। और कुछ वही नीचे सैम्पल आइटम्स जो मैंने पढ़े थे शुरू में वो दे रखे हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के, जैसे कि माई फादर इज़ डैश। अब इसको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने किस सब्जेक्ट को करने के लिए दे दिया, एंड उसने इज़ माई फादर इज़ डैश में ना लाइक ऐसा ऐसा लिख दिया जो जो वो अपने पापा के बारे में सोचता है। माई फादर इज़ अग्रेसिव, डोमिनेटिव, लाइक ऐसा अथॉरिटेटिव, ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया। तो इससे बहुत कुछ पता लग जाएगा उस पर्सन के बारे में जिसने टेस्ट करा है, या वो कैसा सोचता है अपने लोगों के बारे, अपने आसपास के लोगों के बारे में। क्योंकि तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असल में लाइक गुस्से में रहते हैं, बनती नहीं है उनकी अपनों से ही। वैसे मैं कौन सा बड़ी खास हूँ सॉरी, मतलब उनकी लाइक बनती नहीं है अपने ही फैमिली मेम्बर से, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते, गुस्से में रहते हैं। बट वो दिखाने के लिए बाहर ऐसे जब उनको टेस्ट करने को मिलता है वहाँ लिखने के लिए लिख देते हैं उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा। जैसे कोई ऐसा भी होगा जो लिख देगा कि माई फादर इज़ सो लाइक कि सो सपोर्टिव, इनकरेजिंग, और ही ऑलवेज सपोर्ट मी, ऐसे करके लाइक ऐसा कुछ लिख देगा। बट असल में रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब उसके साथ असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, बट वो उनके बारे में यहाँ अच्छा अच्छा बता देगा एंड जता देगा, उनको ऐसे ऐसे दिखाएगा अपने फादर की इमेज को। ठीक है, ऐसा भी करते हैं लोग। एंड माई ग्रेटेस्ट फियर, अब इसमें कुछ लोग तो लाइक बताएंगे ही नहीं कि उनका डर क्या है। कुछ लोग जैसे लिखते हैं कि उनको अपने इम्पॉर्टेंट पर्सन्स जो हैं लाइफ के उनको खोने का डर है, ऐसे करके। क्योंकि यहाँ पर आके कुछ लोग अपने फोबियाज़ के बारे में भी लिख सकते हैं, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, उस चीज़ से डर लगता है, सो एंड सो, या अकेला रहना पसंद नहीं है, आसपास लोग चाहिए, लोनलीनेस इज़ माई ग्रेटेस्ट फियर, ऐसे करके भी लिख देते हैं लोग। तो इस तरीके से लोग जो फिलअप करते हैं ना इन सेंटेंसेस को पूरा करते हैं, वही बता देता है उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके जो मेन फीचर्स हैं, वो किस तरह का पर्सन है जो इस टेस्ट को दे रहा है, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके मोटिवेशन के बारे में, एंड उसके जो विचार है ना किसी दूसरे और बाहर के लोगों को लेकर, और जैसा वो खुद के बारे में सोचता है उसके बारे में भी बहुत कुछ ही रिवील कर देते हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट पर। ये भी बहुत सिंपल टेस्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट को बोला जाता है, खाली मतलब शीट प्रोवाइड की जाती है, ऑब्वियसली कागज़ ही दिया जाएगा, वहाँ पर ही वो कुछ ड्रॉ करेगा ना, तो उसे कागज़ पकड़ाया जाता है एंड पेंसिल और इरेज़र उसे प्रोवाइड करा जाता है कि वो ड्राइंग कर सके उससे। उसे कहा जाता है कि वो इसके ऊपर एक पर्सन बनाए, कोई भी पर्सन ड्रॉ करे, कोई भी इंसान बनाए। देन जब वो ये ड्राइंग कंप्लीट कर लेता है, सो एंड सो उसने एक ह्यूमन बीइंग वहाँ उस पेज पे बना दिया। देन उसे कहा जाता है कि फिगर बनाओ अब तुम ऑपोजिट सेक्स पर्सन की। जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट को दिया ये करने के लिए, खाली पेज, पेंसिल, पेपर, एंड उससे मैंने कहा कि इसके ऊपर तुम एक ह्यूमन बीइंग बना के दे दो मुझे। उसने सपोज़ गर्ल बना के दे दी मुझे, देन मैं उसे कहूँगी अब तुम मुझे एक बॉय बना के दो इसी पेज के ऊपर। ऑपोजिट सेक्स की भी ड्राइंग बनवाते हैं। देन सब्जेक्ट को बोला जाता है कि ये जो दो बंदे तुमने यहाँ बनाए हैं ना, इनके अराउंड स्टोरी बना दो, या इनके बारे में एक स्टोरी लिख दो। इस तरीके से लिखना कि तुम खुद इसमें जो स्टोरी लिख रहे हो, या सो एंड सो नॉवल या कोई प्ले, रोल प्ले टाइप कुछ दिखाने वाले हो, इन दो पर्सन से कनेक्टेड, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन दिखाने वाले हो, तो ऐसे लिखना कि तुम खुद यहाँ पर एक करेक्टर हो, तुम खुद यहाँ पर एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा इससे, वो अपने बारे में लिखेगा ना बहुत कुछ इनडायरेक्टली, उस पिक्चर में खुद को समझ के वो अपने बारे में बताएगा, लिखेगा ना। उसको भी शायद पता नहीं लग रहा कि वो क्या कर रहा है, बट वो अपने बारे में रिवील करेगा इनडायरेक्ट मेथड से, नॉट इन डायरेक्ट वे। क्योंकि मुझसे ये नहीं कह रहे कि ये लो तुम अपनी एक फ़ोटो उठाओ और बस इसके बारे में मुझे डिस्क्राइब करने लग जाओ कि इस फ़ोटो में तुम कहाँ थे, कैसे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या सिचुएशन थी और तुम्हें क्या क्या लगता है लोगों के बारे में। नहीं, हम ये नहीं कर रहे। इनडायरेक्ट मेथड ये तभी है क्योंकि वो सामने उसे जो चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी ना, वहाँ पर वो अपने फीलिंग्स, मोटिव्स, डिज़ायर्स, नीड्स, वो सब क्या कहते हैं उसे प्रोजेक्ट करेगा। दैट्स वाई दे आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, किसी की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। ठीक है, देन वो खुद को एज देखेगा जो उसने पिक्चर बनाई है। और तुम ये समझ रहे हो कि यहाँ पर ऑपोजिट सेक्स का ड्राइंग बनाने के पीछे भी रीज़न यही था। अब जिसके ऊपर तुम टेस्ट ले रहे हो वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या कोई वो थर्ड जेंडर भी हो सकता है, सच कोई दिक्कत नहीं है। तो या नॉर्मली वो मेल या फीमेल ही होगा ना।
तो उसने मान लो बॉय बनाया तो ऑपोजिट सेक्स गर्ल बनाएगा एंड उसके अराउंड दोनों के बीच में कुछ स्टोरी सो एंड सो दिखाएगा। देन बाद में उसे फिर तभी बोला जा रहा है कि ऐसे बनाना स्टोरी कि तुम खुद इसके अंदर एक कैरेक्टर हो, तुम इस स्टोरी का पार्ट हो, तुम इसमें रोल प्ले कर रहे हो। उसे अपने बारे में भी लिखना पड़ेगा ना, सो एंड सो सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करेगा उससे हमें पता लग जाएगा। देन कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इंटरप्रिटेशंस कैसे करे जाते हैं इस वाले टेस्ट के, वो बता रखा है। लाइक लोग किस किस टाइप की ड्राइंग बनाते हैं और उस सो एंड सो टाइप ऑफ ड्राइंग्स का क्या क्या मतलब निकल के आता है, उनके बारे में हमें क्या क्या उससे पता लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। इसमें बता रखा है, मान लो किसी ने ड्राइंग बना दी लेकिन उसने फेशियल फीचर्स नहीं बनाए, फेस पे ढंग से एक्सप्रेशन नहीं दिखाया उस पर्सन की, आँखें वगैरह जो भी हमारा फेस पे सारा होता है ना, फीचर्स वगैरह, लुक्स, वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं करे, तो ये सजेस्ट करता है कि वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उससे एस्केप करने की, उससे बाहर निकलने की, उससे भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द सेंस कि वो उसके लिए बहुत ट्रबलसम है, बहुत ट्रबल कॉज कर रहा है, और या तो डोमिनेटिव है, उसके हक में नहीं चल रहा, और जैसा उसे चाहिए किसी के साथ रिलेशन वो वैसा नहीं चल रहा, बहुत बेकार या कुछ बर्बादी की तरफ ले जाने वाला कोई गंदा रिलेशन चल रहा है, तो वो उससे बहुत दूर जाना चाहता है, उससे भागना चाहता है। इसलिए उसने जो पर्सन ड्रॉ करा है ना पेज पे, उसने उसके ढंग से फेशियल एक्सप्रेशंस को या फेशियल फीचर्स को बनाया नहीं है, उनका एब्सेंस है वहाँ पर, वो चीज़ एब्सेंट है उधर, ओमिशन है। उसने वहाँ पे फेशियल फीचर्स ढंग से नहीं दिखाया अपने पिक्चर के अंदर, या जो भी ह्यूमन उसने बनाया है वहाँ पर उसके ढंग से फेस कैसा है, फेस किस तरीके से बना हुआ है, वो नहीं जता रहा उसका पिक्चर। ठीक है, देन दूसरे में है कि ग्राफिक एम्फेसिस ऑन नेक सजेस्ट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस। उसने ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा हद तक एम्फेसिस डाला है नेक के ऊपर, जो हमारा गर्दन वाला पार्ट होता है ना वहाँ पर, और वो ये जता रहा है, ये दिखा रहा है कि उस पर्सन का अपने इम्पल्सेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तीसरा आ जाता है, उसने हेड का जो साइज़ है एक पर्सन का जैसे सिर होना चाहिए ना, उससे बहुत ज़्यादा हद तक बड़ा राउंड करके बहुत बड़ा, लाइक कहते हैं ना ह्यूज, बहुत लार्ज सा बना के दे दिया अपनी ड्राइंग में। एंड वो ये बताता है कि उस पर्सन को ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ है, या उसको सिर दर्द होता ही रहता है आए दिन, सिर दर्द के साथ उसका बहुत पुराना रिश्ता है, तो प्री ऑक्यूपाइड है वो हेडेक्स के साथ। वो उसकी ये पिक्चर ये जताती है, ये बताती है हमें। उसके बाद है कि जो एनालिसिस हम करते हैं पर्सनालिटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की हेल्प से, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तब ये मेथड थोड़ा नया नया सभी तुम्हें लगेगा एज पर्सनालिटी को असेस करने का। प्लस ये हमें मदद करता है कि हम किसी के अनकॉन्शियस मोटिव्स को और किसी के डीप रूटेड अंदर दबे हुए जो बाहर कभी निकाल नहीं पाता ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो वेंट आउट नहीं कर पाता अपने फीलिंग्स को कभी, जो इमोशनल बैगेज उसने रखा हुआ है अपने अंदर दिल में दबा के, तो डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को जताता है, उनको समझने की कोशिश करता है और उनको जानने पहचानने में सामने पर्सन को कि कैसा है, एंड अंदर अनकॉन्शियसली इसके माइंड में क्या क्या चल रहा है वो पता करने में बहुत हेल्प करता है। देन इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस क्या है उस इंडिविजुअल के, लाइक इमोशनल रिलेशनशिप्स लोगों के साथ क्यों अच्छे नहीं हैं, या इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं, या एकदम सही बढ़िया भी चल रहे हैं, तो वो भी पता लग जाता है उसके ड्राइंग्स एंड ऑल ये सब चीज़ों को देख के। या जैसे हमने सेंटेंस कंप्लीशन में देखा किस तरीके से वो आगे सेंटेंस पूरा करेगा, यही बता देता है कि वो बाकी और अपने आसपास के लोगों के बारे में क्या सोच रखता है या कैसे उनके साथ पेश आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो लोग हमारे साथ अच्छे होते हैं ना, वो उनके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट हमें होना कैसा चाहिए, जो अच्छा नहीं है ना हमारे साथ उसके साथ भी हम अच्छे हों, कि हमें हर सिचुएशन में अपना अच्छा ही देना चाहिए, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो आगे फल मिलेगा ना, लाइक, तो वो चीज़ है। और ये आउट ऑफ टॉपिक था, इस पर ध्यान मत देना अगर चाहो तो। देन आ जाता है कि इंटरप्रिटेशन होता है इनके रिस्पॉन्सेस का, उसके लिए मतलब जितने भी टेस्ट हमने पढ़े ना प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंडर, इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सेस हमें हमारा सब्जेक्ट देगा उनका जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, उस इंटरप्रिटेशन इन द सेंस उससे कोई कंक्लूजन, उससे कोई रिजल्ट, उससे कोई मीनिंग बाहर निकालेंगे। जैसे सब्जेक्ट ने रिस्पॉन्ड किया जिस तरीके से, उससे मैं कोई मतलब निकाल रही हूँ ना बाहर,
तो मेरे को उसके लिए बहुत हद तक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मांगता है वो वाली स्किल्स कैपेबिलिटी मुझे चाहिए, मुझे उस चीज़ की नॉलेज पूरे अच्छे से फुल होनी चाहिए, बहुत हद तक एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में काम करने का। मतलब मैंने पहले भी टेस्ट ऐसे ले रखे हो ना बहुत लोगों के, तो वही मैं जाके आगे टेस्ट ले सकती हूँ। ऐसे एकदम से उठ के, जैसे मैंने कल भी कहा था, बिना स्किल्स एक्सपीरियंस नॉलेज के ऐसे कहीं भी उठ के मैं जाके किसी का भी टेस्ट नहीं ले सकती ऐसे। ना सेंटेंस कंप्लीशन, ना ये ड्रॉ पर्सन, ना ये रोजनविक पिक्चर स्टडी, और जो हमने आगे पढ़े थे ना वो। देन बता रखा है कि बहुत ज़्यादा हद तक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, काम सीखना पड़ता है ये वाला करने के लिए, तभी जाके कर सकते हैं। ऐसी कोई भी उठ के ऐरा गैरा नहीं कर सकता, या कोई ऐसे तुम्हारा भी आके रहा चलता है ऐसे टेस्ट नहीं ले सकता ये वाला, ठीक है। देन ऐसा भी नहीं है कि इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके स्कोरिंग के साथ रिलायबिलिटी हो उसकी दिक्कत आती है, मतलब प्रॉब्लम्स इसमें एसोसिएट होती हैं, प्रॉब्लम लिंक्ड करके देखी जा सकती हैं, रिलेटेड होती हैं, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में देखने को मिलती हैं, या जो पर्सन टेस्ट ले रहा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ करके किसी की पर्सनालिटी का असेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसे ये दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती है कि रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग में उसे दिक्कत आ रही है, वैलिडिटी नहीं हो पा रही इंटरप्रिटेशंस की, यानी कि जो टेस्ट एसेस करना चाहता था क्या वो सच में वो चीज़ एसेस कर चुका है पर्सन की, वही चीज़ हो गई, सामने वाले ने उस तरीके से ढंग से रिस्पॉन्स दिया यहाँ पर या नहीं दिया, या वो सच बोल रहा है अपने बारे में, सच लिख रहा है, बता रहा है उस हिसाब से, या नहीं बता रहा, ठीक है। इनडायरेक्टली सही, पर कुछ लोग इनडायरेक्टली भी सच नहीं बताते अपने बारे में। लाइक तुम कह दो ना कि सामने ये जो हो रहा है समझ लो तुम यहाँ पर होते तो तुम क्या करते, तुम्हें भी वो सच ना बताए, तुम्हें कुछ और ही उल्टा सीधा बता दे, कुछ ऐसा बता दे जो वो जब उस सिचुएशन में होता तो ना बताता शायद, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हम लोगों पे ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। लेकिन प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनको ये टेक्निक्स बहुत हद तक यूज़फुल और बहुत सही लगती हैं किसी की भी पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू जो हमने पढ़े थे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जो कि डायरेक्ट मेथड्स होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट का। बट ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इनडायरेक्ट मेथड्स होती हैं, तभी अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा बिहेवियरल एनालिसिस, देन बिहेवियरल रेटिंग्स, फिर सिचुएशनल टेस्ट, फिर चैप्टर ख़त्म, ठीक है। फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।